हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग यूनिट 5 यानी स्टील रूफ ट्रस का ये लास्ट वीडियो लेक्चर होगा। और इस वीडियो लेक्चर में हम लोग ये कवर करेंगे कि अगर आपने कोई स्टील स्ट्रक्चर का रूफ ट्रस बनाया है तो उस रूफ ट्रस पर कोई ना कोई लोड आ रहा होगा, हवा के वजह से लोड आ रहा होगा, या करकट चढ़ा रहे हैं उसकी वजह से लोड आ रहा होगा, या कोई आदमी चढ़ करके उसमें रिपेयरिंग कर रहा है या कस रहा है उसकी वजह से लोड आ रहा है। तो ये सारे लोड जो आएगा वो पर्लिन पर आएगा, ठीक है। तो वही काम करना है यहाँ पे कि वो सारे लोड को सहने के लिए कितना मोटा, कौन सा एंगल सेक्शन का या चैनल सेक्शन का या आई सेक्शन का आप पर्लिन लगाओगे कि वो लोड को सेफली बियर कर सकता है, आसानी से सह पाएगा, ठीक है ना। यानी कह सकते हो कि लोड तो आप कैलकुलेट कर लोगे, उस लोड के करस्पॉन्डिंग उस पर्लिन का आपको वहां पे लगाना है कि कितना मजबूत पर्लिन देना है आपको। तो मजबूती पता चलेगा डायमेंशन से। यानी एक ही बात आप समझ पाए होंगे यहां तक के बात में कि आपको एंगल पर्लिन का डिजाइन करना है। क्या करना है? डिजाइन करना है। लोड गिवन रहेगा और उस लोड के करस्पॉन्डिंग आपको उस पर्लिन को डिजाइन करना है। एंगल का भी दे सकते हैं, आई सेक्शन का भी दे सकते हैं, चैनल सेक्शन भी दे सकते हैं, लेकिन सिलेबस में मेंशन किया है एंगल पर्लिन, इसीलिए हम लोग बात करेंगे जो भी वो सारा का सारा रिलेटेड टू एंगल पर्लिन, ठीक है। हाँ, डिजाइन करने जब हम लोग जाते हैं और क्वेश्चन देखते हैं तो लोड डायरेक्टली गिवन नहीं होता है, तो बहुत सारे बच्चे बेहोश होने लगता है। तो उसको बोलते हैं थोड़ा बहुत ठंडा उंडा पानी पी लिया करो और पीने के बाद फिर से देखो तो आपको समझ आएगा कि आपको लोड को खुद से कैलकुलेट करना है, डेड लोड, लाइव लोड और विंड लोड, और उसके बाद आप क्या करो, डिजाइन कर लो पर्लिन का, ठीक। हाँ, तो कभी कभी के केस में क्या होता है, डायरेक्टली आपको लोड गिवन रहता है, लेकिन जब क्वेश्चन बहुत ज्यादा लेंदी पूछेगा तो डायरेक्टली आपको लोड गिवन नहीं रहता है। तो उस स्थिति में क्या करोगे, लोड कैलकुलेट करोगे, और लोड, डेड लोड, लाइव लोड, विंड लोड कैसे कैलकुलेट होता है वो पहले वाला न्यूमेरिकल में हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट रूप में डिस्कस किए हैं। इसके बाद एक वीडियो रिकॉर्डिंग किया होगा स्लाइड वाला रिकॉर्डिंग किया होगा, स्क्रीन रिकॉर्डिंग बोलते हैं। तो सारे चीज को देख करके हम लोग को अंदाजा लग पा रहा होगा। सर इतना बात बोले हमको फीलिंग नहीं आ रहा है, तो बस फीलिंग के साथ कोई समझौता नहीं होना चाहिए एज अ स्टूडेंट, तो उस फीलिंग को भी बताते हैं। सपोज करिए कि ये आपका क्या है, एक स्टील रूफ ट्रस है, ऐसा ही तो होता है। तो ये स्टील रूफ ट्रस है, तो स्टील रूफ ट्रस के ऊपर रूफ कवरिंग मटेरियल होगा, तो यस सर जब कन्फर्म होगा तो रूफ कवरिंग मटेरियल होगा, तो रूफ कवरिंग मटेरियल कहाँ पे रखा होगा सर? तो सर जरा बताइए, ये जो रूफ कवरिंग मटेरियल होगा ना वो पर्लिन पर रखा रहता है। देखिए इसको यहाँ पे ना बना करके, देखिए लास्ट वीडियो लेक्चर है ना, मस्ती में पढ़ेंगे, कोई अकबकाना नहीं है। आज तक हम लोग स्टील में अकबकाए ही नहीं, तो लास्ट में क्या अकबकाना है, ठीक है ना, मस्ती के मूड में पढ़ना है, इवन पढ़े भी हैं, ठीक है। ये आपको क्या है, स्टील का रूफ ट्रस है, ठीक। हाँ, तो इस स्टील रूफ ट्रस में क्या है कि इसके ऊपर जो रखा हुआ होगा वो कौन सा मटेरियल रखा गया होगा, रूफ कवरिंग मटेरियल यहाँ पे इसके ऊपर रखा रहता है। यानी रूफ कवरिंग मटेरियल में आएगा कौन सा, आपको एसी सीट आएगा, चाहे जीआई सीट आएगा, या कोनो सीट आप रख सकते हैं। हम लोग तो खपड़वे से रूफ कवरिंग मटेरियल के डिजाइन कर देते हैं, ठीक है ना। हाँ, तो ये सारे लोड को सहने के लिए आप क्या करते थे, इस कवरिंग मटेरियल के अंदर हम लोग पर्लिन लगाते थे। क्या लगाते थे? पर्लिन लगाते थे। तो यही बताना है कि पर्लिन कितना मजबूत दें कि ये सारे लोड को आसानी से बियर कर पाए, ठीक। हाँ, ये था आपका रियल फील। आप यहाँ पे एक एनिमेशन भी देख पा रहे होंगे पर्लिन का, इवन पिछले क्लास में बहुत सारे एनिमेशन हम लगा भी दिए हैं। और आज से क्लास लास्ट होते होते ये भी बताया जाएगा कि आपको रिवीजन कैसे करना है, किस मोड से पढ़ना है, एग्जाम के लास्ट 10 दिन में कैसे पढ़ना है, एग्जाम के 2 दिन में कैसे पढ़ना है, एग्जाम सेंटर पर कैसे पढ़ना है। ये सारे अगर स्ट्रेटजी आप खुद से बनाते हो तो सबसे बढ़िया है, और जो लोग खुद से नहीं सोच पाते हैं तो उन लोगों के लिए यहाँ पे कुछ थोड़ी थोड़ी टिप्स बताया जाएगा, ठीक। हाँ, क्योंकि ऑफलाइन वाला बच्चा है नहीं आप लोग कि मतलब हम क्लास में बहुत सारी चीज़ बोल देते हैं, यहाँ पे जो भी बात करना है वो आप लोग के साथ एज अ वीडियो रिकॉर्डिंग, ठीक है ना। हाँ, तो उसी के साथ हम लोग जिएंगे और उसी के साथ पूरी तरह से सिलेबस को कंप्लीट करेंगे, ठीक। हाँ, मुद्दे की बात पर ये आते हैं, डिस्ट्रैक्ट आज होंगे क्योंकि लास्ट वीडियो लेक्चर है, तो बहुत सारे बात आप समझाना भी है, वीडियो लेक्चर लंबा भी होगा, पेशेंसली देखना भी है, ठीक। हाँ, तो ये आपको स्टील का बना हुआ एक रूफ ट्रस है और इसमें बहुत सारे लोड आ रहा है
हवा की वजह से भी लोड आया है, तो उसके वजह से कितना मोटा आपको पर्लिन लगाना है या कितना डायमेंशन का पर्लिन लगाना है मतलब स्टील सेक्शन का, वो पता करने के लिए आज हम लोग सीखेंगे। एक ही बात, फाइनली डिजाइन करना। ठीक, हाँ। तो देखिए, तो एक तरह से एक हॉरिजॉन्टल मेंबर है कि नहीं? यस सर है। तो हॉरिजॉन्टल मेंबर को हम लोग बोलते हैं बीम, यानी इस पर्लिन का डिजाइन जो करेंगे वो पूरा का पूरा बीम के जैसा ही डिजाइन करेंगे। ठीक, हाँ। तो देखिए, डिजाइन करने का कुछ नहीं, इसका भी सारा स्टेप है। पहले की जितना भी हम लोग प्रॉब्लम प्रैक्टिस किए, इसके पहले जितना भी डिजाइनिंग का प्रॉब्लम हम लोग प्रैक्टिस किए, वो सारे में पहले डिजाइनिंग का स्टेप लिखते थे और उसके बाद न्यूमेरिकल बनाते थे। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, एक ही साथ डिजाइनिंग का स्टेप भी लिख दिए और एक ही साथ न्यूमेरिकल को हम लोग बना भी लेंगे। ठीक, हाँ। इस चीज़ को बड़े ध्यान से हम लोग फील करने की कोशिश करेंगे। ठीक, ऐसे क्या होगा, आपको रैपिड रिवीजन भी होगा, कम समय में आपको सिलेबस भी कवर होंगे। तो आप लोग जब प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस के लास्ट मोमेंट में, तो आप स्टेप को पढ़ते साथ क्या करोगे, स्टेप को पढ़ने के बजाय आप एक न्यूमेरिकल को उठाओगे और उस न्यूमेरिकल के मदद से सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करोगे। देखिए, रिवीजन करने का दो मोड्स, आप पूरे सिलेबस को रिवीजन कर रहे हो कि आप क्वेश्चन की मदद से उस सिलेबस को कवर कर रहे हो। तो लास्ट मोमेंट में हर एक स्टूडेंट का यही होना चाहिए कि कंटिन्यू, जिस समय फाउंडेशन कोर्स हम लोग पढ़ रहे होते, तो उस समय आप लोग क्या कर रहे होते हैं कि कुछ क्वेश्चन को सेलेक्ट कीजिए जिसमें बहुत सारा कॉन्सेप्ट इंक्लूड है, और उस क्वेश्चन को आप लोग टिक आउट किए होंगे, जो क्वेश्चन को आप लोग लास्ट मोमेंट में रिवीजन करेंगे। ठीक, हाँ। फिलहाल आपके लाइव क्लास के माध्यम से आपको लाइव रिकॉर्डिंग या लाइव क्लासेस चलेंगे जो पूरा का पूरा रिवीजन रहेंगे। ठीक है ना? ठीक, हाँ। चलिए, थोड़ा सा डिजिटल बोर्ड का थोड़ा सा सेटअप गड़बड़ाया हुआ है, इसकी वजह से रिकॉर्डिंग मतलब लाइव नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन जब लाइव स्टार्ट होगा तो कंटिन्यू लाइव चलेंगे ही। पेशेंसली आप लोग को रुके रहना है। ठीक, हाँ। तो डिजाइन करना हम लोग को एंगल पर्लिन को, बार बार कह रहे हैं एंगल पर्लिन का डिजाइन करना। तो देखिए, बार बार कह रहे हैं कि क्वेश्चंस में लोड गिवन नहीं रहता तो हम लोग लोड कैलकुलेट करेंगे, अगर लोड गिवन रहेगा तो बल्ले बल्ले। ठीक, हाँ। तो देखिए, इसमें भी कुछ स्टेप होता है जिस स्टेप को फॉलो करना होता है। ठीक है ना? सबसे पहला काम करना है, जो डाटा गिवन है उसको लिख देना होता है। दूसरा बात, आप लोग को क्या करना है कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करना है, उस पर्लिन का मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करना है। तो देखिए, WL²/10 से हम लोग क्या करेंगे, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करेंगे। ठीक, ये फॉर्मूला को आप लोग याद कर लीजिए कि जब पर्लिन का केस आएगा तो हम लोग मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट WL²/10 से कैलकुलेट करेंगे। तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट W क्या है, इस चीज को आप समझिए। यहाँ पे जो W है, यहाँ पे जो W है वो वेट पर यूनिट लेंथ है, वेट पर यूनिट लेंथ है, पर यूनिट लेंथ है, यानी 1 मीटर लेंथ में कितना वेट होगा उसको बताया गया। एल क्या है, तो लेंथ ऑफ स्पैन है। क्या है? लेंथ ऑफ स्पैन है, स्पैन का कितना लेंथ हो। ठीक है ना, वो बता रहा है। चलिए, पहला स्टेप सॉल्यूशन गिवन लिख देना, दूसरा स्टेप में आपको मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालना है, तीसरा स्टेप में आपको क्या करना है कि कितना लंबा, कितना चौड़ा, कितना डायमेंशन का आपको पर्लिन का यूज करना है, उसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करना है, ये आपको थर्ड स्टेप में कैलकुलेट करना है, यानी सेक्शन का डायमेंशन कैलकुलेट करना है आपको थर्ड स्टेप में। फोर्थ स्टेप में जब डायमेंशन पता चल जाएगा तो वो सेक्शन स्टील टेबल से सेलेक्ट करोगे। ठीक, हाँ। एक बात और, जब मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करेंगे तो आपको जेड रिक्वायर्ड भी सटले कैलकुलेट कर ही लेना है, इसको छोड़ना नहीं है। चलिए, इतना बात आपको समझ आया। उसके बाद यहाँ पे जो जेड रिक्वायर्ड है, जो आपने सेलेक्ट किया उसको प्रोवाइडेड ज़्यादा होना चाहिए, बस दैट इज ओके, ओके लिख देना। एक बार फिर से फाइनली क्या करना है, सबसे पहले सॉल्यूशन, उसके बाद गिवन, दूसरा बात में क्या करना है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकाल लेना है, उसके बाद जेड रिक्वायर्ड निकाल लेना है, उसके बाद जो सेक्शन को आपको सेलेक्ट करना है, एंगल का, चाहे आई का, चाहे चैनल का, वो सेक्शन का डायमेंशन पता कर लो। ठीक है ना? तो ज़्यादातर आपके सेमेस्टर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे या आपको सुटेबिलिटी होगा वो एंगल सेक्शन को चुनना। ठीक, तो और एंगल सेक्शन इवन सस्ता भी होता है। ठीक है ना, सस्ता पड़ता है चैनल और आई के, लेकिन कमजोर होता है और ट्रस्ट में उतना सफिशियंट होता है। ठीक, हाँ। तो ये सारे चीज़ हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, उसके बाद जो सेक्शन सेलेक्ट कर लेंगे, उसके जेड प्रोवाइडेड, जेड रिक्वायर्ड चेक कर लेंगे। अगर ऐसा है जेड जो प्रोवाइड कर रहे हैं वो रिक्वायर्ड से ज़्यादा है, मतलब लिखेंगे दैट इज ओके।
ठीक है ना, या विच इज सेफ, ठीक। हाँ, उसके बाद हम वो एंगल को दे देंगे और लिख देंगे कि प्रोवाइडेड विथ कितना 60 mm कर रहे हैं और ज़रूरत 50 mm है, सही है। प्रोवाइडेड हम 90 mm कर रहे हैं, ज़रूरत 66 mm है, सही है, ठीक है ना। इच्छा करे तो लाइव लोड के लिए आप क्या चेक कर सकते हो, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन भी चेक कर सकते हो, बट इच्छा करेगा तब। ये कब चेक करते हैं, जब लाइव लोड रहता है तब, ठीक है ना। चलिए, यहाँ पे तो हम लोग इंजीनियरिंग ट्रस्ट में ज़्यादा कोई लाइव लोड आता ही नहीं है, तो उसके लिए इंजीनियरिंग निगलेक्ट करके चलते हैं, ठीक। हाँ, तो देखिए अब क्वेश्चंस के पैटर्न पर आते हैं। क्वेश्चंस का क्या रहा, ठीक। कह रहा है कि डिजाइन एंड एंगल सेक्शन फॉर अ पर्लिन, एक एंगल सेक्शन का डिजाइन करना है, किसके लिए, तो पर्लिन के लिए। हैविंग 3 मीटर स्पैन, जो स्पैन है वो कितना मीटर है, 3 मीटर स्पैन के हैं। इट कैरीज अ डिजाइन लोड ऑफ 2.5 किलो न्यूटन पर मीटर। कहने का मतलब 1 मीटर में कितना आपको लोड कैरी कर रहा है, 2.5 किलो न्यूटन पर मीटर। ये जो बीम को डिजाइन करना है वो ऐसा बीम को चुनना है, यानी पर्लिन का ऐसा चुनना है। पर्लिन का जो डिजाइन करना है ना, बीम बोला जा रहा है, पर्लिन ही है, ठीक है ना। तो ऐसा पर्लिन का डिजाइन करना है कि 1 मीटर में 2.5 किलो न्यूटन लोड को सह पाए, ठीक। हाँ, एंड सपोर्टेड ऑन द 4 सपोर्ट, और ये जो सपोर्ट किया गया वो 4 सपोर्ट से सपोर्टेड है, ठीक। एंड एंगल ऑफ रूफ ट्रस इज 26 डिग्री, और रूफ ट्रस का एंगल आपको दे रहा है 26 डिग्री, ठीक है। हाँ, देखिए तो सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे और उसके बाद गिवन लिखेंगे। देखिए सॉल्यूशन लिख दिए, गिवन लिख दिए, उसके बाद लेंथ ऑफ स्पैन, ये क्वेश्चन पढ़ने से पता चल गया 3 मीटर। वेट पर मीटर लेंथ कितना दिया हुआ, 2.5 किलो न्यूटन मीटर। एंगल ऑफ रूफ ट्रस इतना डिग्री, सारे डाटा गिवन है, लिख देंगे। और एक बात और, यहाँ पे सिग्मा BC निकालने की जरूरत पड़ता है, इतना न्यूटन पर mm², इतना इसकी स्ट्रेस होता है, ठीक। सिग्मा BC का वैल्यू बीम पर डिजाइन करते समय याद करिए, कंप्रेशन और टेंशन में दोनों की वैल्यू सेम आ रहे थे, ठीक। चूंकि बीम का ऊपर वाले फाइबर में कंप्रेशन और नीचे वाला फाइबर में टेंशन डेवलप हो ही रहे थे, आप देखे होंगे, ठीक। हाँ, यहाँ से आप क्या करोगे, वेट पर मीटर लेंथ दैट इज W आपको पता ही हो गया, L पता ही है, तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट WL²/10 से निकाल लेंगे। तो WL²/10 से मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे तो आपके आएगा कैलकुलेशन करने के बाद 2.25 किलो न्यूटन मीटर। इसको न्यूटन mm में अगर चेंज करेंगे तो 10 के पावर 6 से मल्टीप्लाई कर ही देना होगा, ठीक। हाँ, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जेड रिक्वायर्ड पता कर लेंगे। जेड रिक्वायर्ड अगर आप पढ़े होंगे बीम, तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट बटा क्या है, बेंडिंग स्ट्रेस, ठीक है ना। बेंडिंग स्ट्रेस आपको 165 है और बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम यहाँ से निकाल लिए, कैलकुलेशन करोगे आपको जेड रिक्वायर्ड पता चल जाएगा, ठीक। हाँ, अब आपको क्या करना है, यहाँ तक 2 स्टेप आपने कर लिया कंप्लीट। इसको बोलते हैं, पहला स्टेप में ये करना है एक तरह से, देखिए तो, ठीक है ना। दूसरा स्टेप में आपको ये करना है, स्टेप 2। तीसरा स्टेप में आपको क्या करना है, तीसरा स्टेप में आपको क्या करना है कि जो आप सेक्शन को देना चाह रहे हो उस सेक्शन का कितना डायमेंशन होना चाहिए, यानी उसकी डेप्थ कितना होना चाहिए, उसकी ब्रेथ कितना होना चाहिए, ठीक है ना। हाँ, अगर यहाँ पे थोड़ा सा डायग्रामेटिकली एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे तो देखिए यहाँ पे हम समझ पाएंगे, ठीक। हाँ, देखिए अगर मान लीजिए कि ये आपको क्या है, इस तरह का रूफ ट्रस है, इस तरह का आपको क्या है, रूफ ट्रस है, इस तरह से क्या है आपको सर, रूफ ट्रस है, और इसमें आपको पर्लिन यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे क्या दिया गया, रेड कलर से क्या दिया गया, पर्लिन दिया गया है, और इस पर्लिन के ऊपर आपको रूफ कवरिंग मटेरियल दिया गया है। क्या दिया गया, रूफ कवरिंग मटेरियल दिया गया। तो जरा बताओ कि रूफ कवरिंग मटेरियल ऐसे ही तो नहीं ना रखा हुआ होगा, इसको कहीं ना कहीं कोई चीज़ ज्वाइंट किया गया होगा कि नहीं। तो सर ये बोलोगे कि राफ्टर के ऊपर पर्लिन रखल है और पर्लिन के ऊपर रूफ कवरिंग मटेरियल रखल है, तो दोनों के बीच में कुछ कस कुस किया गया होगा ना। तो हाँ, देखिए कैसे कसा हुआ है, इस चीज़ को आप समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए ये आपके राफ्टर हो गया, ये जो ग्रीन कलर से दिखा रहे हैं वो क्या हो गया, राफ्टर हो गया, ठीक है ना। इसको अगर और बढ़िया से समझाने की कोशिश करें तो ऐसा होगा कि ये आपका राफ्टर हो गया, और इस राफ्टर के ऊपर आपको क्या लगाया गया है, इस तरह का आपको एंगल पर्लिन लगाया गया है, इस तरह का आपको एंगल पर्लिन लगाया गया, एक एंगल ऐसा और एक एंगल ऐसा।
ऐसा एंगल परलिन लगा करके, ऐसा एंगल परलिन लगा करके आपको इसके ऊपर रूफ कवरिंग मटेरियल यहाँ पे दिया हुआ रहता है। ठीक, हाँ। तो अगर इसके पूरा और डायग्रामेटिकली और थोड़ा जूम आउट करके देखने की कोशिश करें तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा। कैसा दिखेगा? तो ये आपको प्रिंसिपल राफ्टर मिल जाएगा। ये आपको क्या मिल जाएगा? प्रिंसिपल राफ्टर मिल जाएगा। इसको बोलेंगे PR। क्या बोलेंगे बाबू? PR, प्रिंसिपल राफ्टर, PR, है ना। हाँ, उसके बाद आपको क्या मिलेगा? एक एंगल सेक्शन यहाँ पे देना पड़ेगा और इसको इस तरह से, इसी को बोलते हैं हम लोग एंगल परलिन। ठीक है ना। और इस एंगल परलिन को बढ़िया से कनेक्ट करने के लिए, लोड को ट्रांसफर करने के लिए हम लोग एक यूज करते हैं जिसका नाम है क्लीट एंगल। क्या यूज करते हैं? क्लीट एंगल यूज करते हैं, ताकि ये लोड को प्रॉपर तरीके से प्रिंसिपल राफ्टर को क्या करे? शेयर कर दे। क्या कर दे? शेयर कर दे। ठीक, हाँ। और इसके ऊपर आपको जो रहता है वो रूफ कवरिंग मटेरियल रहता है। देखिए हम यहाँ पे इसके ऊपर लगाते हैं रूफ कवरिंग मटेरियल। ये हो जाएगा रूफ कवरिंग मटेरियल, कवरिंग मटेरियल। और रूफ कवरिंग मटेरियल कैसे अटैच होता है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे एक वाशर रहता है, वाटर प्रूफिंग वाशर रहता है, और इस वाशर को जे बोल्ट के साथ कनेक्ट किया जाता है इस तरह से। ठीक है। और इसके ऊपर क्या आता है? एक बोल्ट से, नट से कस दिया जाता है, और यहाँ पे ये जे बोल्ट के द्वारा कस दिया जाता है। इस तरह से आपको प्रॉपर बॉन्डिंग बनाया जाता है। ठीक, हाँ। तो ये तो है इसकी ड्राइंग, और इसको हम यहाँ पे एनिमेशन भी चिपका देंगे। एनिमेशन क्या बोलो? चलिए, अब यहाँ तक बात आया, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकाल दिए, लेंथ को, सॉरी, ये जो एंगल देना है आपको, जो आपको एंगल सेक्शन जो आपको चुनना है, तो ये एंगल सेक्शन चुनोगे एंगल परलिन। ठीक है ना। हाँ, एंगल परलिन चुनोगे, चुनाओ तुम। ठीक है ना। इस तरह का एंगल सेक्शन आपको रहेगा। ठीक है ना। इस तरह से आपको एंगल सेक्शन आपको स्टील टेबल में मिलेंगे ना। हाँ, ठीक है ना। इस तरह से आपको एंगल सेक्शन मिलेंगे ना। तो ये एंगल सेक्शन को चुनना है, तो यही पता करना है कि आपको कितना डेप्थ का रखना है, और कितना आपको ये चौड़ाई रखना है, और कितना आपको थिकनेस रखना है। अगर ये बात चुन लेते हैं तो सही बात है, और सारा हम चेक कर लेंगे। तो ये चुनने के लिए आपको क्या करना होगा? लेंथ ऑफ स्पैन के सहारा लेना होगा। तो लेंथ ऑफ स्पैन अगर दिया हुआ रहेगा, तो देखिए जब आप क्या करोगे, बीट ऑफ एंगल परलिन। ठीक है ना। थोड़ा सा फिगरवा बना ले ही रहने देते हैं। ये आपको प्रिंसिपल राफ्टर है, PR है, इरेज करके हम थोड़ा पछता रहे हैं। और इसके ऊपर क्या है? एक परलिन है, ठीक है ना। और इसके ऊपर क्या है? आपको रूफ कवरिंग मटेरियल है, रूफ कवरिंग मटेरियल है, RCM, रूफ कवरिंग मटेरियल है। ठीक है ना। और यहाँ पे इसको एक रिविट से कनेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है ना। हाँ, और यहाँ पे क्या किया जाता है कि यहाँ पे जे बोल्ट के सहारे इसको कस दिया जाता है। ठीक है ना। इस वाला को बोलते हैं एंगल परलिन, एंगल परलिन। ठीक है ना। और ई वाला को बोलते हैं क्लीट एंगल। ठीक है ना। क्लीट एंगल का काम होता है क्या? लोड को रूफ कवरिंग मटेरियल से, मतलब लोड, रूफ कवरिंग मटेरियल का लोड परलिन लेता है, और परलिन क्लीट एंगल के सहारे होते हुए प्रिंसिपल राफ्टर में लोड ट्रांसफर हो जाता है। ठीक, हाँ। तो यही आपको पता करना है कि ये वाला डायमेंशन कितना ले लेंगे तो काम चल जाएगा, और ये वाला डायमेंशन कितना ले लेंगे तो काम चलेगा। तो देखिए, तो कवरिंग मटेरियल के एक डायमेंशन पैरेलल है, और इस कवरिंग मटेरियल के एक डायमेंशन परपेंडिकुलर है। दोनों ध्यान से समझिएगा। ये रूफ कवरिंग मटेरियल है, इसको थोड़ा बड़ा बनाते हैं और यहाँ पे लेंदी ना करते हैं। ये रूफ कवरिंग मटेरियल है। अगर इस एंगल को, अगर मान लीजिए कि ये जो एंगल है, ये एंगल है,
ये एंगल क्या देख रहे हैं कि एक तो रूफ कवरिंग मटेरियल के पैरेलल है और एक है कवरिंग मटेरियल के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर जो है वो डायमेंशन कैसे कैलकुलेट करेंगे और पैरेलल डायरेक्शन है वो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए वही कह रहा है कि विड्थ ऑफ एंगल पर्लिन शुड नॉट बी लेस देन L/60, यानी L/60 से कम नहीं होना चाहिए। तो ये वाला जो है वो पैरेलल वाला है, पैरेलल की कंडीशन में आपको L/60 से कम नहीं होना चाहिए और परपेंडिकुलर वाला L/45 से कम नहीं होना चाहिए। L क्या है, तो L है स्पैन लेंथ। क्या है, स्पैन लेंथ या लेंथ ऑफ स्पैन। यहाँ से आप चेक करोगे तो आपको विड्थ पता चलेगा 50 mm और डेप्थ पता चलेगा आपको कितना, 66 पॉइंट समथिंग mm। यहाँ से आप सिलेक्शन कर लोगे। सिलेक्शन ये करोगे, नाउ सेलेक्ट अनइक्वल एंगल सेक्शन। आप टेबल में जाओगे, आप स्टील टेबल में जाओगे और देखोगे कि इतना डायमेंशन 50 से बड़ा डायमेंशन और 66 से बड़ा डायमेंशन वाला आपको कहाँ मिलेगा। तो ये दो डायमेंशन के बेसिस पर आप स्टील सेक्शन नहीं सेलेक्ट करोगे क्योंकि थिकनेस तो पता ही नहीं है। तो ये दोनों डायमेंशन को सहारा लेते हुए आप सेक्शन मॉडुलस का भी सहारा लेंगे कि सेक्शन मॉडुलस इतना mm से के आ रहा है रेंज में कि नहीं। तो ये सारे डायमेंशन को देखोगे और सेक्शन मॉडुलस को देखोगे, तीनों को मिला करके देखना है कि इतना डायमेंशन लेने के बाद सेक्शन मॉडुलस भी आना चाहिए आपको 1363.66, यानी एक से ज़्यादा आना चाहिए सेक्शन मॉडुलस। ठीक है, तो अगर आप जाओगे तो आप यहाँ स्टील टेबल में देखना चालू करोगे तो बड़ी मनी मिलेगा और आपको अनइक्वल एंगल सेक्शन यहाँ से बच रहा है कि अनइक्वल लेग सेलेक्ट करना है, क्योंकि इसका अलग डायमेंशन है, इसका अलग डायमेंशन है। ठीक, तो अनइक्वल वाला में टेबल में जाओगे और उसी को सेलेक्ट करोगे तो देखिएगा कि मॉडुलस ऑफ सेक्शन जो आपको 1363 कहाँ मिल रहा है। तो आप देखोगे पेज नंबर 6 में तो आपको नहीं मिलेगा, पेज नंबर 6 में नहीं मिलेगा, 7 में भी नहीं मिलेगा, 8 में जाओगे तो आपको धीरे धीरे मिलेगा। देखिए 66, 90 × 60 वाला देखोगे तो उसमें मिल जाएगा। तो 90 × 60 वाला में जाके देखिएगा पेज नंबर 8 में तो 6 mm थिकनेस का है, 8 mm थिकनेस का है, 10 mm का है, 12 mm का है। तो सब में देखोगे तो सब में सेक्शन मॉडुलस अलग अलग है। आपको जरूरी है 13.6 सेंटीमीटर स्क्वायर और यहाँ पे देख रहे हो कि 8 mm 6 mm वाला में तो नहीं मिल रहा है, 11 मिल रहा है, लेकिन 8 mm वाला में हमको मिल गया 15.1। इसका मतलब सेक्शन मॉडुलस हमको पता चल गया कि आपके जरूरी है 13 और हमको मिल रहा है 15। बहुत बढ़िया, सेफ है। ठीक, तो वही बात आप जब एंगल सेक्शन को सेलेक्ट करने जाओगे तो आप इस बात को ध्यान दोगे कि ये डेप्थ और विड्थ तो सेलेक्ट करना ही करना है। ये दोनों का सिलेक्शन क्राइटेरिया यहाँ पे इस चीज़ को भी फॉलो होना चाहिए, जेड रिक्वायर्ड। तीनों जब सेटिस्फाइड कर गया तो हम सेक्शन को ले लेंगे और लिखेंगे यहाँ पे नाउ सेलेक्ट अनइक्वल एंगल सेक्शन हैविंग डेप्थ इज ग्रेटर देन इतना, विड्थ इज ग्रेटर देन इतना और जेड प्रोवाइडेड इज इतना ग्रेटर देन इतना। अगर इतना है तो लिखेंगे दैट इज ओके। तो देखो अगर ऐसा सेलेक्ट कर लेंगे, अगर ऐसा है तो ओके है। तो जो आपने चुना वो का जो डायमेंशन है 90 × 60 × 8 का, तो उसका जेड एक्सिस इतना मिल गया। ठीक है ना, तो ये लिखेंगे विच इज सेफ। प्रोवाइड कर रहे हैं 60 mm, जरूरी है 50, विच इज सेफ। डेप्थ प्रोवाइड कर रहे हैं 90, रिक्वायर्ड है इतना, विच इज सेफ। ठीक है ना, हाँ इतना कर लोगे आपको डिजाइन कंप्लीट हो जाएगा। इच्छा करें तो आप डिफ्लेक्शन को भी चेक कर सकते हो, WL²/384 EI। ई क्या है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, एल क्या है, तो ये लेंथ ऑफ स्पैन इन। ठीक है ना, कोई भी यूनिट में, जो यूनिट में सब रख रहे हो, mm में भी कर सकते हो। ठीक है ना, सारा यूनिट तो mm में ही लाओगे, चूंकि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी तो mm में ही लिखना पसंद करोगे। तो W क्या है, वेट पर मीटर लेंथ। तो ये सारे सब डिफ्लेक्शन भी चेक करोगे, इवन बीम में बताया भी गया है। इतना बात तो आपको समझ आया और स्टील रूफ ट्रस का लगभग कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया।
डिजाइन ऑफ पर्लिन भी देख लिए, लोड भी कैलकुलेट करना सीख गए, विंड लोड भी कैलकुलेट करना सीख गए। ओवरऑल टॉपिक पूरी तरह से फिनिश हो गया कि एसबीटी बिहार के सिलेबस के अनुसार स्टील स्ट्रक्चर ऑफ डिजाइन वाली सिलेबस भी पूरी तरह से हम लोग कंप्लीट कर लिए। यहीं तक हम आप लोग के लिए नहीं छोड़ेंगे, इसके लिए प्रॉपर रिवीजन कराएंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कराएंगे। साथ ही साथ इस बात को बता दिया जाएगा आपको ऑनलाइन लाइव क्लासेस के माध्यम से कि कौन कौन से टॉपिक में किस किस थ्योरेटिकल पोर्शन को संभाल के रखना, कौन सा न्यूमेरिकल का कॉन्सेप्ट को संभाल के रखना है, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा चीज को ज्यादा फोकस करे ताकि हमारा ऑब्जेक्टिव में कमांड आउट ऑफ 20 में 20 रहे। ठीक है ना, तो ये सारे बात को हर एक चीज को एक एक करके बताया जाएगा। कुछ बच्चे लोग को डॉट्स थे जो हमेशा डॉट्स आते रहते हैं, उसको लेकर के थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, पेशेंसली लास्ट मोमेंट में देख लीजिए, ये थोड़ा सा आपको एक एनर्जी देगा। ठीक, हाँ, सबसे पहली बात तो ये आती है कि जब स्टील स्ट्रक्चर ऑफ डिजाइन सिलेबस खत्म होती है या जिस समय स्टील स्ट्रक्चर ऑफ डिजाइन को हम पढ़ाते रहते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही दो चीज़ आता है। पहला बात तो ये आता है, क्या स्टील टेबल और आईएस कोड ले जाने देता है या नहीं। दूसरा बात, अगर ले जाने देगा तो क्या हम फोटोकॉपी लेकर जाएंगे या स्टील टेबल और आईएस कोड के ओरिजिनल बुक ले जाएंगे। ये सारी बात को ध्यान में रखेंगे जो अभी बताया जाएगा। पहली बात पर हम लोग आते हैं, बात नंबर फर्स्ट पर, कि अगर आप लोग को बहुत ऐसा सिचुएशन आए हैं कि ले जाने नहीं भी दिया है और बहुत ऐसे सिचुएशन आया कि ले जाने भी दिया है, तो देखो जब आपको स्टील टेबल और आईएस कोड एग्जाम में ले जाने नहीं देगा तो उस स्थिति में आपको वैसा क्वेश्चंस देगा कि स्टील टेबल और आईएस कोड की जरूरत नहीं पड़ेगा। दूसरी बात, अगर वैसा क्वेश्चन दे दिया कि स्टील टेबल और आईएस कोड की डाटा की जरूरी है तो उस स्थिति में सारा का सारा डाटा स्टील टेबल का और सारा का सारा डाटा आईएस कोड का आपके क्वेश्चंस में मेंशन रहेगा। ये आपकी प्रॉब्लम नहीं है, ये आपकी एसबीटी बिहार की जो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर है उसका जिम्मेवारी है कैसे एग्जाम को कंडक्ट कराएगा। दूसरी बात, अगर आपको ले जाने देगा तो आप फोटोकॉपी ले जाओगे या ओरिजिनल टेक्स्ट बुक ले जाओगे। तो सुन लीजिए, अगर आपके पास ओरिजिनल बुक है या आपके पास फोटोकॉपी है तो आप अपने कॉलेज में जाएंगे और कॉलेज में जाकर के कोई गस्टेड लेक्चर होगा जो मतलब पूरी तरह से सरकारी है, या आप लोग सिविल ब्रांच के जो एचओडी होंगे उनसे आप साइन करवा सकते हो और कॉलेज का मुहर मरवा सकते हो अपने किताब पर जो फोटोकॉपी है या जो ओरिजिनल टेक्स्ट बुक है, क्योंकि ओरिजिनल बुक आपको आईएस कोड को मिलेगा ही नहीं, आपको एनी हो फोटोकॉपी ही निकलवाना पड़ेगा। स्टील टेबल के भले ही मिल जाएगा आपको ओरिजिनल बुक, तो वो दोनों पर भी आपको मुहर लगवाना ही होगा, तब जाकर के वो आप ले जाने के लिए एलिजिबल होंगे, अलाउ करेगा वहां पे। ठीक, तो ये तो रहा यहां तक की बात स्टील टेबल और आईएस कोड की। दूसरी बात कि आपके जो पढ़ाई से रिलेटेड कुछ बातें हैं जो हमेशा बच्चे लोग को परेशान करता है, एग्जाम के लास्ट के 15 दिन में जो 1 महीना में या 20 दिन में, उस चीज पर थोड़ा सा हम बात फोकस करते हैं। ठीक, पहली बात, बहुत सारे बच्चे लोग की इंक्वायरी आती है कि सर पढ़ते हैं भूल जाते हैं, और स्टील एक ऐसा पेपर है जिसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स डाटा है जो हम कुछ दिन तक तो याद रखते हैं, कुछ दिन तक तो टर्म एंड कंडीशन याद रहता है, बाद बाकी चीज भूल जाते हैं। तो ये बात सुन लीजिए, ये सिर्फ आपका प्रॉब्लम नहीं है, पूरे विद्यार्थी समाज का, पूरे डिप्लोमा साम्राज्य का यही प्रॉब्लम है, पूरे डिप्लोमा समाज का यही प्रॉब्लम है कि पढ़िएगा भूलिएगा। पूरे विद्यार्थी का होल लाइफ में यही चलते रहेगा, पढ़िएगा भूलिएगा, पढ़िएगा भूलिएगा। तो सर इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन बड़ा आसान है कि आप उस चीज को बार बार रिवीजन करोगे, उस डाटा को बार बार देखोगे तो वो चीजें याद होते चले जाएंगे। इस एग्जाम्पल की बात की जाए, जिस तरह से घर में मम्मी पापा को बहुत बार देखे हैं तो आप भूल भी नहीं सकते हैं, उसी तरह से इसको बार बार देखिए, नहीं भूलिएगा, यानी बार बार रिवीजन कीजिए। दूसरी बात, क्लास में बैठते हैं तो कोई ऐसा फ्रेंड बन जाते हैं जिसको बार बार देखते हैं तो वो चीज सपने में भी, रात में भी, दिन में भी, सोते समय, उठते समय, जागते समय वो चीज याद आते हैं, तो वो चीज आपको याद आने लगेगा। ठीक है ना, तो इस चीज को बार बार देखिए, बार बार रिवीजन कीजिए और आपको क्या होगा, चीजें बहुत लंबा समय तक याद रहेगा। ठीक है ना, हाँ चलिए, ये तो बात इसका सॉल्यूशन हुआ। दूसरी बात, हम रिवीजन किस आधार से करें, कैसे करें ताकि हमारा बेटर से बेटर स्कोर स्टील स्ट्रक्चर ऑफ डिजाइन में हो सके। तो पहली बात ये समझ लीजिए,
हर एक यूनिट का आप इस तरह से FTR बनाइए। देखिए इसको थोड़ा सा हम इरेज करते हैं और उम्मीद है इसको कॉपी नहीं कर पाए होंगे, तो इसको कॉपी कर लीजिएगा, ठीक है ना, मिस्टेक हो गया, या इसको हम स्क्रीनशॉट लगा देंगे, ठीक। हाँ, तो आप क्या करोगे, हर एक यूनिट का, जैसे कि हम लोग कितना यूनिट पढ़े, लगभग 7 यूनिट पढ़े, तो हर यूनिट का आप क्या करोगे, शॉर्ट नोट बनाओगे। क्या बनाओगे, शॉर्ट नोट बनाओगे, SHORT, शॉर्ट नोट। स्पेलिंग पर ध्यान नहीं दीजिएगा, चीजों को समझते जाइएगा, ठीक है ना। बहुत सारे लोग माहौल बनाएंगे, स्पेलिंग गलत है तो वो माहौल पर नहीं जाइएगा। आपकी सक्सेस, बोला जाता है सक्सेस ऑल डिपेंड्स ऑन द सेकंड लेटर, ठीक है ना, सक्सेस ऑल डिपेंड्स ऑन द सेकंड लेटर। अगर सक्सेस अगर आप लिखोगे SUCCESS, यानी सक्सेस का सेकंड लेटर है U, क्या है, U, और U को अगर लिखोगे YOU, यानी सक्सेस के लिए सिर्फ आप रिस्पॉन्सिबल हो। अगर आप चाहोगे तो आपको सक्सेस मिलेगा, अगर आप नहीं चाहोगे तो आपकी सक्सेस नहीं मिलेगा। तो सक्सेस के लिए आपको डिपेंड मतलब कौन करता है, सक्सेस होने के लिए आप सिर्फ रिस्पॉन्सिबल हो। अगर आप चाहोगे तब सक्सेस होगा और नहीं चाहोगे तो नहीं होगा। इसीलिए बोला था सक्सेस ऑल डिपेंड्स ऑन द सेकेंड लेटर, और सेकेंड लेटर आप हैं, आप ही इसको आप कितना अंजाम तक पहुंचा सकते हैं वो टोटल का टोटल बात आप पर डिपेंड करेगा। तो सबसे पहला बात कि आप पर डिपेंड कैसे करेगा, तो कोई भी बच्चा ऊपर से ही टपकता नहीं है कि बहुत तेज है, या ऊपर से ही कोई 30 मार खान पैदा नहीं होता है। सारे लोग आते हैं और जो जितना समय के साथ मेहनत करते चला गया सही डायरेक्शन में, वो इंसान उतना ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, इफेक्टिव होगा। वो इंसान उतना से ज़्यादा उसके अंदर स्ट्रेंथ आएगा और उतना से ज़्यादा लोड को बियर कर पाएगा, ठीक। हाँ, यानी उतना अच्छा से अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएगा, ठीक। हाँ, तो सबसे पहला काम ये करिए, ये थ्योरेटिकल डाटा है। तो देखिए आप शॉर्ट नोट बनाने का 2 तरीका से भी बना सकते हैं। पहला तरीका ये कि आप उसमें सारे जो डाटा है, न्यूमेरिकल डाटा है, उसको लिखोगे। जहां तक स्टील का शॉर्ट नोट बनाने का सबसे बेटर कॉन्सेप्ट ये होगा कि जो डाटा बार बार आप भूलते हैं, जो डाटा आप बार बार भूलते हैं, उस डाटा को हर एक चैप्टर में आप शॉर्ट नोट बनाएंगे। अगर आप इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं तो इंट्रोडक्शन का आप 2 पेज में शॉर्ट नोट बनाएंगे। कनेक्शन पढ़ रहे हैं तो कनेक्शन का 2 पेज में शॉर्ट नोट बनाएंगे। टेंशन मेंबर पढ़ रहे हैं तो टेंशन मेंबर का आप शॉर्ट नोट बनाएंगे। कंप्रेशन मेंबर पढ़ रहे हैं तो कंप्रेशन मेंबर का शॉर्ट नोट बनाएंगे। आप इसी तरह से कॉलम पढ़ रहे हैं, बीम पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। तो ये सारे यूनिट का आप क्या करोगे, शॉर्ट नोट बनाओगे। और शॉर्ट नोट बनाने का मेन प्रिंसिपल क्या है, जो डाटा को आप बार बार भूलते हैं, जो डाटा को आप बार बार भूलते हैं, उस डाटा को सिर्फ शॉर्ट नोट में लिखेंगे और उसको बार बार देखेंगे। ऐसे करने से आपको ये फायदा होगा, ऐसे करने से आपको ये फायदा होगा कि ऑब्जेक्टिव का पकड़ आपको अल्टीमेट बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक। हाँ, तो ये था शॉर्ट नोट बनाने का तरीका, और शॉर्ट नोट को ही बार बार देखिए, ये चीज़ें लंबा समय तक याद रहेगा, ठीक। हाँ, दूसरी बात, बहुत लोग कहते हैं कि हमें नींद बहुत आता है, हम बहुत देरी तक बैठ के पढ़ नहीं पाते हैं। बहुत स्टूडेंट को ऐसा क्वेरी आता है कि हम बहुत देरी तक बैठ के पढ़ नहीं पाते हैं, तो खड़ा होकर पढ़िए, है ना। वैसा नहीं सर, ये तो मेरी बात नहीं था, हमारे कहने का मतलब है ना कि लंबे समय तक नहीं पढ़ पाते हैं, ठीक है ना। तो क्या कीजिए, आप एक कोई ऐसा स्ट्रेटजी नहीं बनाइए, आप अपने हिसाब से 4 घंटा, 3 घंटा, 2 घंटा पढ़ते हैं, 2 घंटा पढ़िए, फिर 2-3 वो भोजपुरिया गाना सुनिए, फिर रिफ्रेश होइए, फिर पढ़िए, ठीक है ना। क्योंकि बिहार में बिना भोजपुरिया गाना के सोना, बिना भोजपुरिया गाना के उठना, ये होता ही नहीं। अलार्म भी भोजपुरिया गाना से सेट रहता है, और मतलब सोना है तो भी भोजपुरिया गाना 2 सुन के सोता है, ठीक है ना। तो ये सारी बात है कि आप कंटिन्यू अभी 1 महीना प्रैक्टिस करेंगे, 1 महीना कंटिन्यू सारे सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करेंगे, और लगातार कम से कम अभी का जो समय है, बहुत लोग का डिस्ट्रैक्शन आ गया है, प्रमोशन। तो एक बात जान लीजिए, जब कभी भी अगर प्रमोशन नहीं होगा, अगर आप लोग प्रमोशन नहीं होगा, तो आप लोग को सारा का सारा 1 सेमेस्टर से लेकर के 4 सेमेस्टर तक, 5th सेमेस्टर अभी तक जितना मेहनत किए, सारा का सारा मेहनत बेकार चला जाएगा अगर आप प्रमोशन के फेर में बैठेंगे। अगर अभी से मेहनत कर दिए, अगर प्रमोशन नहीं हुआ तो आपको ये सोना उगलेगा, यानी मार्क्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज करेगा,
ठीक है। हाँ, तो इस बात को ध्यान देना है। और मार्क्स के पर्पज से तो पढ़ेंगे ही नहीं, हम लोग के अंदर एक नॉलेज भी आएगा, ठीक है ना। और ये नॉलेज जब आएगा आपके अंदर एक टेम्परामेंट डेवलप होगा कि, और इस टेम्परामेंट जब डेवलप होगा तो आप एक अच्छे मेहनती स्टूडेंट बनेंगे। और मेहनती स्टूडेंट ही टॉप करते हैं, कोई तेज स्टूडेंट टॉप नहीं करते, कोई तेज होता नहीं है, वो अपने मेहनत से तेज होता है, ठीक। तो शॉर्ट नोट आपको बनाना है। इसका मेन प्रिंसिपल ये है कि जो डाटा को आप स्टील में ज़्यादा भूलते हैं, जो फॉर्मूले को आप ज़्यादा भूलते हैं, जो टॉपिक आप ज़्यादा भूलते हैं, उस टॉपिक को अपने शॉर्ट नोट में इंक्लूड करेंगे। ये तो था शॉर्ट नोट पढ़ते समय बनाने का तरीका। दूसरी बात, आप रेगुलर क्वेश्चन बैंक बनाएंगे तो उससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपकी क्वेश्चन किस कंसेप्ट लेवल के पूछे जा रहे हैं। इवन क्लास में हाईलाइट भी कराया गया कि इस लेवल का अगर हम शॉर्ट नोट बनाएंगे, इस लेवल को अगर हम क्वेश्चन को अगर हम हाईलाइट करेंगे क्वेश्चन बैंक से, तो वो हमारा ज़्यादा इफेक्टिव होगा। तो आप उस क्वेश्चंस को भी क्या करेंगे, अपने अलग से मार्कआउट करेंगे नोट में कि एग्जाम के समय में ये वाला पढ़ना है, एग्जाम के समय में ये पढ़ना है, एग्जाम के 2 घंटे पहले ये पढ़ना है, एग्जाम के 4 दिन पहले ये पढ़ना है, 5 दिन पहले ये पढ़ना है, इसको 2 बार रिवीजन करना है, 3 बार रिवीजन करना है। इस तरह से आप लोग क्या करोगे, अब कंटिन्यू मेहनत कीजिए। नींद आ रहा है, चाय कॉफी पीजिए, पी के मतलब पढ़िए। पी के कहने का मतलब ये नहीं, मतलब बिहार में बैन है वो पीना नहीं, ठीक है ना। तो ये सारी चीज को समझिए, तो एग्जाम तक आपको इस चीज को संभल के रह ही जाएगा। और सबसे बड़ा चीज है शॉर्ट नोट। दूसरी बात, जब एग्जाम के आने के पहले अगर आपके 10 दिन समय बचा है तो उसमें आप एक चीज बनाइए, एक चीज करिएगा हर एक सब्जेक्ट के लिए, जिसका नाम है फाइनल टच रिवीजन। फाइनल टच रिवीजन कहने का मतलब क्या होता है, FTR का मतलब होता है फाइनल टच रिवीजन, ठीक है ना। फाइनल टच रिवीजन कहने का मतलब आप जो भी कुछ पढ़े हैं एग्जाम के 10 दिन पहले आप क्या करोगे, उसकी फाइनल टच रिवीजन करोगे। और फाइनल टच जब रिवीजन करोगे तो आपको पता चलेगा कौन सी बात आप क्वेश्चन बैंक के लिए हाईलाइट किया था, यानी आपके एग्जाम मतलब सेमेस्टर वाइज हाईलाइट किए थे, कौन से क्वेश्चन को आप ज़्यादा भूलते थे, कौन सा चीज़ को आपको संभाल के ज़्यादा रखना है, ये सारे चीज़ फाइनल टच रिवीजन से आपको दिखेगा। और इस प्रिंसिपल आप काम करेंगे, यकीन मानिए जब ऐसे काम करेंगे तो आपको क्या होगा, बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, ठीक। तो फाइनल टच रिवीजन बनाएंगे हर एक टॉपिक का, ठीक है ना। हर एक टॉपिक का एग्जाम के 10 दिन पहले तक फाइनल टच रिवीजन हो ही जाना चाहिए, FTR, ठीक। हाँ, दूसरी बात, शॉर्ट नोट बनना ही चाहिए हर एक यूनिट का। इतना कर दिए, ऑब्जेक्टिव पकड़ा जाएगा, फाइनल टच रिवीजन से सब्जेक्टिव का पकड़ा जाएगा। तीसरी बात, बिहार बोर्ड के स्टूडेंट को सबसे बड़ा दिक्कत होता है कॉपी को किस तरह से लिखा जाए ताकि हमारा बेटर से बेटर मार्क्स इंक्रीज करें। तो देखिए, इसके लिए सबसे आसान तरीका है, देखिएगा कि हर एक स्टेप में या हर एक यूनिट में कुछ ऐसे चीज कॉमन होते हैं जिसके बार बार यूज आते हैं, कुछ ऐसे लैंग्वेज आते हैं जिसके बार बार यूज आते हैं। तो आप यही करोगे कि जो लैंग्वेज बार बार यूज आते हैं उस लैंग्वेज को आप हमेशा के लिए याद कर लीजिए। जिनकी अंग्रेजी थोड़ी वीक है उनके लिए बात कर रहे हैं, और वो लैंग्वेज को आप बार बार यूज करेंगे, और बार बार यूज करके आप एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। बात नंबर 1 और आता है कि सर अगर IAS कोड ले जाने देगा तब हम क्या करेंगे। IAS कोड ले जाने देगा तो एक टेक्निक है कि IAS कोड में बहुत सारे थ्योरेटिकल पोर्शन होते हैं, बहुत सारे लैंग्वेज लिखा होता है, ठीक है। हाँ, तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे, मतलब बहुत सारे थ्योरेटिकल चीज मतलब देख करके लिख सकते हैं, जैसे लेसिंग हो गया, वेटनिंग हो गया, ये सारे चीज़ को आप देख करके बढ़िया से उसमें से लिख सकते हैं जिनकी अंग्रेजी कमज़ोर है या लेसिंग वेटनिंग का कॉन्सेप्ट अच्छा से नहीं आता है। तो ये इसीलिए टेबल को भी आप IAS कोड को भी थोड़ा बहुत पढ़ते रहिए, ज़्यादा फायदा करेगा, ठीक। हाँ, और जिस तरह से स्टार्टिंग में पढ़े थे, अब आप लोग उस उद्देश्य से नहीं पढ़िए, अब आप लोग वैसे चीज़ पर ज़्यादा फोकस करिए, आप वैसे टॉपिक पर ज़्यादा फोकस कीजिए कि जो टॉपिक आपको कम मेहनत में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स दिला सके, ठीक है ना। दूसरी बात, बहुत बच्चे लास्ट मोमेंट में क्या करते हैं, पहले से पढ़ने में ठीक थे, लास्ट मोमेंट में एक बहुत लेवल का प्रॉब्लम बनाने के चक्कर में क्या होता है ना कि नॉर्मल कॉन्सेप्ट को रिवीजन नहीं कर पाते हैं और अल्टीमेटली एग्ज़ाम के फाइनल एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हैं। तो वैसे बच्चे से एक अलर्ट है कि आप वैसे स्टैंडर्ड क्वेश्चन, ज़्यादा हाई लेवल के स्टैंडर्ड क्वेश्चन करे के चक्कर में पिछला के कॉन्सेप्ट ज़्यादा भूल गए,
या उसमें ज़्यादा समय लैप्स कर रहे हैं, तो ये चीज़ आप एक अच्छे स्टूडेंट होते हैं तो नहीं होना चाहिए। एक अच्छे स्टूडेंट होने के नाते उस कॉन्सेप्ट को एकदम कंपलसरी संभाल के रखेंगे, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हमेशा के लिए संभाल कर रखेंगे, और जब टाइम मिलेगा तब वैसे क्वेश्चंस में हम लोग फंसने की कोशिश करेंगे। ठीक, हाँ। और बाद बाकी जो भी टॉपिक आपको इम्पोर्टेंट होंगे, जो भी टॉपिक आपके सेमेस्टर के लिए इम्पोर्टेंट होंगे, वो रिवीजन की क्लास में कंटिन्यू बताया जाएगा। पैसेंस रखिए, बिलीव रखिए, आपको लास्ट क्लास तक आपको स्टील स्ट्रक्चर ऑफ डिजाइन के अंदर से आवाज आएगा कि नहीं ये टॉपिक मजबूत हो गया। ठीक, हाँ। तो जो भी और डॉट्स भी होंगे वो सारे डॉट्स को हम तक शेयर करेंगे, उस सारे डॉट्स को मैक्सिमम कोशिश रहेंगे रिजोल्व करने की। ठीक, हाँ। तो आज का क्लास इतना ही। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। ठीक है ना, हाँ। बढ़िया से रहिए, मस्त रहिए, आराम से पढ़िए, लड़ाई झगड़ा नहीं कीजिए। घर में लॉकडाउन लगा है, खूब खाइए, खूब पढ़िए, खूब खा कर सोइए नहीं, पढ़िए। ठीक, हाँ।